at this platform of the सारन गुरु डिजिटल, जहाँ की हम पूरे ज़िले भर के छात्रों के लिए एक प्लेटफार्म प्रोवाइड कर रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग का। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। हम शुरू करना चाहते हैं जीव विज्ञान, बायोलॉजी। जैसा कि आप जानते हो कि जीव विज्ञान का आज के जीवन में और कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। जीव विज्ञान जिससे आप भली भांति परिचित हैं, आपने ऑप्ट किया है जीव विज्ञान, आप भविष्य के लिए तैयारी करें और अच्छे प्रयास के साथ अपने जीवन को सार्थक बनाएं। तो इस पहले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा इसके सिलेबस के बारे में कि क्या सिलेबस है, हमारा बोर्ड किस तरह से चैप्टर्स को डिवाइड किया है और किस चैप्टर के कितने वेटेज हैं, ये जानना जरूरी है। अगर हम किसी सब्जेक्ट के चैप्टर्स के वेटेज को कंफर्म कर लेते हैं तो हमारे प्रिपरेशन में, हमारी तैयारी के लिए आसान हो जाता है। तो जहाँ तक बायोलॉजी सब्जेक्ट का सवाल है, इसी तरह फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी ऑलमोस्ट यही पैटर्न है कि जो थ्योरी का मार्क्स है, थ्योरी 70 मार्क्स का हो जाएगा और प्रैक्टिकल का जो मार्क्स होंगे वो प्रैक्टिकल के 30 मार्क्स हैं। तो ये 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के जो होते हैं वो स्कूल बेस्ड होते हैं, स्कूल में प्रैक्टिकल कराया जाएगा। तो इसकी बात हम बाद में करेंगे कभी। आज हम बात करते हैं थ्योरी की। तो जीव विज्ञान थ्योरी का मैक्सिमम मार्क्स नंबर अंक है 70। इन 70 नंबर को अलग अलग यूनिट में जीव विज्ञान के जो हमारे चैप्टर्स होंगे, अभी तो हम यूनिट की बात कर रहे हैं, यूनिट के बाद फिर हम चैप्टर्स पर आएंगे। तो यूनिट में डिवाइड किया गया है, 5 यूनिट हैं। 1 to 5 जो यूनिट रहे, जो हमारा यूनिट, आपको ये लग रहा होगा कि आपने डायरेक्ट यूनिट 6 लिख दिया है। ये यूनिट 6 क्यों लिख दिया है? तो ये यूनिट 6 इसलिए लिख दिया गया है क्योंकि यूनिट 1 to 5 जो है, यूनिट 1 to 5 ये हमारे क्लास 11th के सिलेबस में था। यूनिट 6 to 10 क्लास 12th का सिलेबस है। तो आज हम प्योरली सिर्फ क्लास 12th के सिलेबस की बात करेंगे। क्लास 12th का पहला यूनिट यानी कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग 6th यूनिट प्रजनन का है, रिप्रोडक्शन, जिसमें कि हम 3 चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। इस प्रजनन में फिर जो डिवीजन होगा तो 3 चैप्टर्स हमारे आएंगे। उसमें होगा फर्स्ट चैप्टर पुष्पीय पौधों में प्रजनन, वही चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा वही होगा, ओके। दूसरा होगा मानव प्रजनन, मनुष्यों में प्रजनन। तीसरा होगा जनन स्वास्थ्य की बात होगी। 3 चैप्टर्स हमारे इस फर्स्ट यूनिट को इंक्लूड करेंगे और इस फर्स्ट यूनिट में उसकी बात होगी, ठीक है। और इन तीनों में चैप्टर्स को इंक्लूड करके हमारा जो पहला यूनिट हुआ, प्रजनन का यूनिट हुआ, इस प्रजनन के यूनिट को बोर्ड ने 16 नंबर अवार्ड किए हैं। इस 16 नंबर में फिर हमारे 3 चैप्टर्स होंगे। फर्स्ट जो पुष्पीय पौधों में प्रजनन है, ठीक है, उसको हम डिस्क्राइब करेंगे अभी। तो पुष्पीय पौधों में प्रजनन, दूसरा होगा जो मानव प्रजनन, मनुष्यों में प्रजनन कैसे होता है, और तीसरा होगा प्रजनन स्वास्थ्य, प्रजनन से संबंधित जो भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जो भी परेशानियां होती हैं,
मुख्य रूप से तो महिलाओं की समस्याएं जो होती हैं, गर्भ धारण करने की समस्या या गर्भ धारण करने के पहले की समस्याएं, गर्भ धारण के पश्चात बच्चे के जन्म के साथ समस्याएं, और प्रजनन से रिलेटेड समस्याएं, जैसे एक बहुत कॉमन नेम है, आपको आइडिया होगा, एड्स की बात। ये सारी बातें इन तीनों ही चैप्टर्स में हम करेंगे। तो ये प्रजनन का यूनिट है, इसके 16 नंबर क्लियर। दूसरा यूनिट जो है, जिसको यूनिट 7 मेंशन किया गया है, ये है आनुवंशिकी और विकास। आनुवंशिकता की जानकारी थोड़ी बहुत आप लोगों को पिछले क्लासेज में मिली होगी, क्लास 10th में भी पढ़ाया गया है, लेकिन यहाँ पर डिटेल हम बात करेंगे। आनुवंशिकता में कहानी हमारी शुरू होगी मेंडल के प्रयोगों से। आपको शायद नाम याद हो, मैं याद दिलाना चाहूँगा। ग्रेगर जॉन मेंडल ने सबसे पहले एक व्यवस्थित तरीके से आनुवंशिकता की बात की और वैज्ञानिक आधार की बात की, और इन्होंने प्रयोग किए जो इनके बहुत विश्व प्रसिद्ध प्रयोग हैं। मटर के पौधे का प्रयोग जो किया, इसके हिसाब से इन्होंने आनुवंशिकता के सिद्धांत दिए। इनके बहुत सारे प्रयोगों का फलस्वरूप आज हम आनुवंशिकता की बात कर पा रहे हैं, हम जीन की बात कर पाते हैं, हम क्रोमोसोम्स की बात कर पाते हैं। अकेला इनका सहयोग नहीं है, बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, लेकिन ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा गया। आनुवंशिकता की बात होगी। अब इसमें आनुवंशिकता की कहानी ग्रेगर जॉन मेंडल से शुरू होके इसके डेवलप स्टेजेस पर आएगी। जब डीएनए की हम बात करेंगे, आरएनए की बात होगी, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस किया जाएगा सेकेंड यूनिट में, आनुवंशिकी में। इसमें एक चैप्टर अलग से एक्स्ट्रा जो है वो इवोल्यूशन का है, विकास का। पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई और उनका डेवलपमेंट, विकास कैसे हुआ, क्या प्रक्रियाएं रहीं, जिन प्रक्रियाओं के फलस्वरूप आज हम इस तरह मनुष्य के रूप में यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, और विभिन्न प्रकार के अलग अलग जीवों की प्रजातियां हैं वो दिखाई पड़ रही हैं। ये सबसे वास्ट यूनिट है और सबसे इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि यहाँ 20 मार्क्स इसको अवॉर्डेड है, 20 नंबर हो गया है। ठीक है, तो ये है विकास, ये डेवलपमेंट। विकास का मतलब यहाँ पर इवोल्यूशन से है, जो क्रमिक विकास है, इवोल्यूशन की बात करता है ये यूनिट। आनुवंशिकी, जहाँ पर हम मेंडल से कहानी शुरू करेंगे, मेंडल से कहानी हमारी आगे बढ़ेगी, डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स, फैक्टर, इन सब की बात होगी। और इसमें कैसे तमाम तरह के जो रिसेंट एप्लीकेशंस हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसका एक्सट्रैक्शन, ये सारी कहानी इस आनुवंशिकी में होगी और विकास की बात होगी। थर्ड यूनिट जो है ऑफिशियली 8th यूनिट, ये जीव विज्ञान और मानव कल्याण की बात कर रहा है। जो भी हमारे जीव विज्ञान के प्रयोग हुए, जो भी जानकारियां हमने हासिल की, उनका हम मानव कल्याण में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से 2 चीजें आएंगी हमारी। एक तो आएगी डिजीजेज की बात, बीमारियां, तमाम तरह की जो बीमारियां हैं, बीमारियों की बात होगी। और इन बीमारियों में एक बीमार व्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार के जो संक्रामक या दूसरे तरह के कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स होंगे, जो आनुवंशिकी बीमारियां होंगी, छुआछूत की बीमारियां हैं, और बीमारियों की बात होगी, और उनसे कैसे निदान किया जा सकता है, उसका क्या प्रयोग हो सकता है, इन सारी चीज़ों की बात होगी। इसके साथ एक दूसरा एस्पेक्ट जो होगा वो होगा तमाम तरह के जो अनुप्रयोग किए जाते हैं पौधों के साथ, पौधों की वैरायटी बढ़ाने के लिए।
आप यूजेनिक्स की बात यहाँ पर होगी, अच्छी वैरायटी के पौधे जीव कैसे तैयार किए जाए, उनसे फायदा क्या है, ये सारी चीजें यहाँ हमारे थर्ड यूनिट में होगी, जो कि थर्ड यूनिट है। इसका वेटेज होगा 12 मार्क्स, 12 नंबर। नेक्स्ट यूनिट, इसको मैं एक नाम देना चाहूंगा, दैट इज द यूनिट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग इन द कमिंग्स ईयर। आने वाले वर्षों में अगर ये यूनिट हमारे साथ नहीं रहेगी तो हम सरवाइव नहीं कर सकते। बिल्कुल फ्लैटली मैं बात कर रहा हूँ। इस यूनिट की इतनी इंपॉर्टेंस है। हमारे पास जेनेटिक्स की इंफॉर्मेशन है, आनुवंशिकता हम जान रहे हैं, ठीक है, मानव कल्याण के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर जैव प्रौद्योगिकी की हम बात नहीं करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी अगर आज हमारे लाइफ से हटा दिया जाए, तो आने वाले समय में, अभी तो हम सरवाइव कर ले रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में सरवाइव करना पॉसिबल नहीं होगा ह्यूमन बीइंग का। ह्यूमन बीइंग का क्या, पूरे क्रिएचर का। क्यों मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जैव प्रौद्योगिकी ही एक ऐसा क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है कि जहां पर हम नए नए प्रयोगों के माध्यम से उस तरह के जंतुओं की वैरायटी तैयार कर रहे हैं, उस तरह के वनस्पतियों को उगाया जा सकता है जिनसे कि अधिक से अधिक पोषण लिया जा सके कम मात्रा के भोजन में। इसमें बायोटेक्नोलॉजी के प्रयोग से एक नाम आपने शायद सुना होगा, बीटी कॉटन। इसी तरह एक बीटी ब्रिंजल भी आया था, लेकिन कुछ कारणों से उसको आगे नहीं किया गया। इस गोल्डन राइस का नाम आप सुने होंगे शायद। उस तरह के धान की फसल तैयार की जा रही है जिसमें कि अलग अलग तरह के विटामिन्स की मात्रा ज़्यादा होगी। तो कम भोजन के साथ एक बात और यहाँ बता देना चाहूँगा कि जो एरोनॉटिक्स है की साइड ब्रांच है, जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, क्या वो गेहूं चावल पूरा भर कर ले जाते हैं अपने खाने पीने के लिए? ऐसा नहीं होता। उनके लिए स्पेशल डाइट्स होती है, स्पेशल न्यूट्रिएंट कैप्सूल्स उनको प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे कि वो कम वजन में, कम मात्रा में सामान लेके जाए। उन कैप्सूल्स के सहारे वो अपने आप को बहुत दिनों तक, लंबे समय तक जिंदा रख सके, जिससे कि उनको पोषण मिल सके। तो ये हमारा बायोटेक्नोलॉजी का फील्ड उस क्षेत्र में काम कर रहा है। और जिस तरह से दिन ब दिन भोजन का अभाव होता जा रहा है, पृथ्वी पर जमीन की कमी होती जा रही है, खेती की जमीन की, स्पेशली जंगल कम होते जा रहे हैं, तो इसमें सर्वाइवल के लिए बायोटेक्नोलॉजी का जानना और इसका एप्लीकेशन का होना जरूरी है। वेटेज 12 नंबर है। बहुत इंटरेस्टिंग ये यूनिट होगा जब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट बट दैट नॉट लीस्ट यूनिट ये है पारिस्थितिकी और पर्यावरण। हमारा सारा जीवन प्रकृति की गोद में है। विशेष तौर पे हमारे लिए, हम तो जीव विज्ञान के छात्र हैं, तो जीव विज्ञान के छात्र को अपने पर्यावरण के बारे में, अपने पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में विशेष तौर पर जानकार होना ही पड़ेगा। हम किस भौगोलिक परिस्थितियों में रहते हैं, किन भौगोलिक परिस्थितियों में किस तरह के जीव सरवाइव कर सकते हैं, किस तरह के जीव सरवाइव नहीं कर सकते, और इस परिस्थितिकी तंत्र का किसी जीव के जीवन में क्या महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, ये सारी बातें हमारे इस लास्ट यूनिट में होगी, जिसका नाम है पारिस्थितिकी और पर्यावरण। तो इस तरह से ये टोटल हमारा 70 नंबर जो है ये थ्योरी का होगा। इसका अगर हम सब करते हैं तो ये हमारा 6 टोटल हो जाता है 70। अब इस 70 मार्क्स को आप कैसे ग्रैब करेंगे कि बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर सके, और उसके बाद
अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो इन 70 मार्क्स के साथ साथ जो क्लास 11th के 70 मार्क्स के सिलेबस है उसको भी फोकस करना पड़ेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं फर्स्ट यूनिट की कहानी थोड़ी सी, इन यूनिट्स को खत्म करते हैं। फर्स्ट यूनिट जो कि हमारा प्रजनन का है, प्रजनन के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। प्रजनन की प्रक्रिया से आप परिचित होंगे, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आपको परिभाषा मालूम ही होनी चाहिए। क्या कहा जा सकता है, प्रजनन क्या है? बहुत सीधे सपाट शब्दों में अगर कहें कि वह जैव प्रक्रिया जिसके द्वारा कि कोई भी जीव अपने ही जैसे नए जीवों को उत्पन्न करता है, सीधी सी बात है, प्रजनन है। इस प्रजनन के यूनिट में 3 चैप्टर्स आते हैं, इनका हम नाम लिख लें, देख लें। एक है पहला चैप्टर जो है, यही हमारा पहला चैप्टर होगा, पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन। फर्स्ट चैप्टर यही है हमारे पूरे क्लास 12th का सिलेबस का। दूसरा चैप्टर है मानव प्रजनन। मानव प्रजनन तीसरा है प्रजनन स्वास्थ्य। तो फर्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन। तो इस पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन के बारे में हम फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सेकेंड चैप्टर होगा मानव प्रजनन और थर्ड चैप्टर होगा प्रजनन स्वास्थ्य। तो जो 16 मार्क्स की बात थी, 16 नंबर की बात है, ये 16 नंबर इन तीनों चैप्टर से इंक्लूड लिए जाते हैं। ये बात क्लियर हो रही है? और अमूमन यहाँ पर भी जो डिवीजन होगा मार्क्स का, अंकों का जो डिवीजन होगा वो लगभग 5 से 6 नंबर, 5 to 6 मार्क्स इस फर्स्ट चैप्टर के हो जाते हैं। मानव प्रजनन के चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन कंपेरिजन फर्स्ट के। इससे लगभग 6 से 7 मार्क्स इसका हो जाता है, और इसी तरह 4 से 5 नंबर प्रजनन स्वास्थ्य के हैं। ये टोटल हमारे 16 का सम है। ये बात क्लियर हो रही? पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन 6 नंबर एवरेज रखिए, 5 से 6। मानव प्रजनन 6 से 7, एक और प्रजनन स्वास्थ्य का 4 से 5 का एवरेज। 16 मार्क्स के 16 नंबर के ये सब डिवीजन है। इसी तरह दूसरे यूनिट को भी जब हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे तो उनके मार्क्स के भी डिस्क्रिप्शन हम डिस्कस कर लिया करेंगे। ओके, तो क्या हम लोग थोड़ा सा पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन की बात कर लें? तो पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन की अगर हम बात करेंगे तो पहला शब्द हमारे साथ क्या है? पुष्पीय पौधे। ठीक है, आखिर हम पुष्पीय पौधे क्यों कह रहे हैं? हम सीधे पुष्पीय न कह के हम पौधों में प्रजनन,
लैंगिक प्रजनन क्यों नहीं कर रहे? एक बात यहाँ फोकस करने की जरूरत है कि हम पुष्पीय पौधे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपको याद होना चाहिए क्लास 11th में जब हमने पौधों की बात की थी तो पौधों के दो समूह आए। पौधों को मुख्य रूप से दो समूहों में बांटा गया है, अपुष्पीय पौधे और पुष्पीय पौधे। अपुष्पीय पौधे भी थे, याद करिएगा, अपुष्पीय, और इसके साथ साथ पुष्पीय पौधे भी थे। यानी कि ये क्लियर है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि नॉन फ्लावरिंग है। हेलो, उस पौधे, सारे के सारे पौधे फ्लावरिंग नहीं है, सब में फूल नहीं आता। कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनमें कि फ्लावर्स नहीं होते। याद आ रहा है कुछ है? अगर किसी हम एल्गा की बात करें तो क्या एल्गी में फ्लावर है? नहीं है। तो फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग दो कैटेगरी हो गई फ्लावर्स, प्लांट्स की, पौधों की। तो अपुष्पीय पौधे वो पौधे हुए जिनमें पुष्प नहीं होते, और पुष्पीय पौधे वो होंगे जिनमें कि पुष्प होते हैं। ये क्लियर हुआ? अपुष्पीय, नॉन फ्लावरिंग, इनमें फ्लावर नहीं होगा। तो फिर एक सवाल उठता है कि अगर फ्लावर नहीं होगा तो उसमें प्रजनन कैसे होगा? अगर जिस फ्लावर प्लांट में, जिस पौधे में फ्लावर नहीं होंगे तो वहां पर मुख्य रूप से क्या होगा? एसेक्सुअल, अलैंगिक प्रजनन होगा। लैंगिक नहीं होगा, सेक्स आर्गन नहीं है, प्रजनन अंग उनमें नहीं है। और जो पुष्पीय है उसमें प्रजनन अंग है और उनमें प्रजनन लैंगिक होगा। तो हम अपुष्पीय को हटा रहे हैं। अपुष्पीय और पुष्पीय पौधे क्लियर हुए, मुझे लग रहा है आपको। अब हम पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन की बात कर रहे हैं। तो पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन होगा कैसे? अब लैंगिक प्रजनन के लिए बात होती है लैंगिक अंग की। लैंगिक अंगों की बात होती है। लैंगिक अंग तो लैंगिक अंग जब होगा लैंगिक प्रजनन के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। किसी भी जीव में लैंगिक प्रजनन की अगर प्रक्रिया होगी तो वो कैसे होगी? वो होगी तो लैंगिक अंगों के सहायता से होगी। लैंगिक अंग चाहिए, अंगों की आवश्यकता है। अब ये प्रश्न उठता है कि पुष्पीय पौधों में के लैंगिक अंग क्या है? तो किसी भी पुष्पीय पौधे को लिया जाए, किसी कॉमन कोई प्लांट अगर लेते हैं हम, तो एक प्लांट अगर बना रहे हैं, एक पौधे की संरचना हम देखते हैं सामान्य तौर पर, तो उस पौधे में उसका जड़ होता है और जड़ के बाद ऊपरी भाग में एक तना हो जाएगा, पत्तियां होगी, कुछ एक सामान्य पौधे की संरचना कुछ इसी तरह की होती है। तो
जीवन के प्रारंभिक काल में, क्लियर करिएगा, किसी भी पौधे में पुष्प, चाहे वो पुष्पीय पौधा ही क्यों न हो, तो उसमें जड़ निकलेगा। ये अंडरग्राउंड पोर्शन हो गया, जड़ें हो गई, ठीक। उसके ऊपरी भाग में जो कि मिट्टी के ऊपर का हिस्सा होता है, तना होगा, ठीक। तनों के साथ पत्तियां होंगी, पत्तियां हैं, मैं राइट, सही जा रहा हूं? जड़ तना निकला, पत्तियां निकली। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि पौधों में एक और संरचना विकसित होती है जिसका नाम है पुष्प, फ्लावर, ठीक है। यही पुष्प, फ्लावर पौधों का लैंगिक अंग होता है। कोई पूछे, अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि पौधों के लैंगिक अंग का नाम बताइए, अंग क्या है, तो वो है पुष्प, दैट्स द फ्लावर। फूल भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स द फ्लावर। तो हमारा जो अभी तक का कंसर्न है, या कॉमन मैन का जो कंसर्न है रहा है फ्लावर के साथ, दो चीजों के लिए रहा है मुख्य रूप से। क्या? एक तो कलर और दूसरा सेंट, स्मेल। हमारा जो कॉमन मैन का कंसर्न है उसकी कलर और सेंट के लिए है। आपको आइडिया होगा, एक बड़ा कॉमन फूल है हमारे आसपास, गुलाब का फूल। हेलो, कौन सा फूल? गुलाब का फूल। इसके डिफरेंट कलर्स है, अलग अलग रंग है। अलग अलग रंगों का हमारे लिए अलग अलग वैल्यू है, एस्थेटिक वैल्यू है। जो कॉमन रेड रोज है, लव अफेक्शन का सिंबल है, उसमें वायलेट कलर का कुछ अगर हो गया तो वो मिस्टीरियस है। वाइट कलर का रोज अगर किसी को देते हैं तो वो पीस का इंडिकेशन है, शांति का, प्रेम का, सौहार्द का। इसी तरह का पीला अगर गुलाब किसी को देते हो तो वो फ्रेंडशिप को इंडिकेट करता है। इस तरह के दर्जनों कलर फ्लावर के, रोज के, स्पेशली मैं गुलाब की बात कर रहा हूँ, तो गुलाब के लिए अलग अलग कलर का इंडिकेशन है। ये हमारी वैल्यू है। मुख्य रूप से दूसरी वैल्यू जो होती है हमारे लिए सेंट की वैल्यू है, कि भाई उसमें कितना अच्छा सेंट आ रहा है, कितना अच्छा उसका परफ्यूम बन सकता है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट और यूजफुल उसका प्रयोग है, एप्लीकेशन है, नेचर ने जो बनाया है, उसको एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाया है, जिससे कि वह पर्टिकुलर फ्लावर उस पौधे को लैंगिक प्रजनन के लिए सपोर्ट करता है। उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हिंदी में हम लैंगिक प्रजनन कह रहे हैं। इस कार्य के लिए प्रकृति ने फ्लावर को बनाया है। इज इट क्लियर कि पौधों में पुष्प, फूल या फ्लावर एक लैंगिक अंग है। लैंगिक अंग या लैंगिक प्रजनन की बात अब करते हैं हम, कि लैंगिक प्रजनन क्या होगा। पुष्पीय पौधों की बात हम समझ चुके हैं। पुष्पीय पौधे वो जिनमें की पुष्प है, फ्लावर है।
तो और दूसरी बात हमको क्लियर हो चुकी कि पौधों में पुष्प एक लैंगिक अंग है। तो क्या पूरा का पूरा पुष्प लैंगिक प्रजनन में हिस्सा लेता है? क्या हर तरह के फ्लावर लैंगिक प्रजनन में हिस्सा लेते हैं? क्या उसमें भी नर या मादा का कुछ भाव है? तो ये सारी बातें हैं। जिस तरह से सामान्य तौर पे हमने देखा है कि पौधों में भी कुछ नर पौधे होते हैं, कुछ मादा पौधे होते हैं। खास तौर पे जिम्नोस्पर्म में देखो, या आपने देखा होगा पपीते के पौधे में, कुछ पपीते के पौधों में फल नहीं लगता, कुछ ही में लगता है। कुछ ताड़ के वृक्षों में फल नहीं लगते, कुछ में लगते हैं। तो क्या कुछ इसका है बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस? जी हाँ है। पौधे वो जो नर पौधे होते हैं उनमें फ्रूट्स नहीं आएंगे, फल नहीं लगेंगे। जो मादा पौधे होंगे उसी में फल लगेंगे। इसी तरह पुष्पों में भी एक लिंगी और द्विलिंगी, एक लिंगी और द्विलिंगी पुष्प हो जाते हैं। या एक लिंगी बोले तो मतलब या तो उसमें नर पुष्प होंगे या तो सिर्फ मादा पुष्प होंगे। नर पुष्प या मादा पुष्प नहीं, नर अंग, नर जननांग होंगे। अब नर जननांग और मादा जननांग क्या है, इस पर हम आ रहे हैं। और द्विलिंगी का मतलब हो गया कि इसमें नर और मादा दोनों जननांग उपस्थित होंगे। ये पुष्प हो गए दो कैटेगरी की, एक लिंगी और द्विलिंगी। क्लियर होगा? एक में एक सीधा सा मतलब है या तो नर होगा, नर अंग होंगे, या सिर्फ मादा जननांग उपस्थित होंगे। जबकि द्विलिंगी क्या होगा कि द्विलिंगी वो होंगे जिसमें कि नर एवं मादा, नर एवं मादा दोनों जननांग उपस्थित होंगे। इस तरह का द्विलिंगी पुष्प होगा। द्विलिंगी कहा जाएगा उसको। तो हम अभी एक सामान्य द्विलिंगी पुष्प की संरचना के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि ये द्विलिंगी पुष्प किस तरह का है, या इसको हम कह सकते हैं सामान्य तौर पर सामान्य तरह का पुष्प जो है वो किस तरह का है। तो सामान्यतः अगर एक फ्लावर की हम संरचना देखते हैं, पुष्प की संरचना देखते हैं, तो कुछ इसी तरह का दिखाई पड़ता है। एक फ्लावर है, इस फ्लावर में पुष्प में कुछ अंग विशेष इस तरह के दिखाई पड़ते हैं। अभी कंटिन्यू करिएगा। जैसा कि कितना मिनट कंटिन्यू कर सकते हैं? रुक जाइए अभी, कितना मिनट? रुक जाइए अभी। एक सामान्य पुष्प की अगर संरचना देखते हैं तो उस सामान्य पुष्प में एक पौधे के साथ जुड़ा होता है,
जिस तरह पत्तियां जुड़ी हैं। तो पुष्प के डंठल होते हैं जिसके माध्यम से वो पुष्प अपने पौधे के साथ कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। जहां पर ये डंठल समाप्त होता है वहां एक दूसरी संरचना होती है जिसको पुष्पासन या थैलमस बोलते हैं। पुष्पासन या थैलमस, अंग्रेजी में थैलमस। एक्चुअल में कहानी क्या है कि ये थैलमस ही वो हिस्सा होगा जो कि ही पौधे इस फ्लावर को अपने ऊपर जगह देता है। एक कॉन्सेप्ट आएगा आगे चलेंगे तो हम कि ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट, दो तरह के पुष्पों की फ्लावर्स की हम फ्रूट्स की बात करते हैं। फॉल्स फ्रूट, एप्पल का नाम सुना होगा, सेब का नाम सुना होगा। तो सेब को एक फॉल्स फ्रूट माना जाता है। उस फॉल्स फ्रूट का क्या कॉन्सेप्ट है कि उस कंडीशन में ये पुष्पासन ही विकसित होके उस फल का खाने वाला हिस्सा बनता है, ठीक ना। तो इस तरह के फलों को हम फॉल्स फ्रूट या झूठा फल मानते हैं। जिस तरह के पुष्पों में ये अंडाशय का हिस्सा फल बने वो ट्रू फ्रूट्स होंगे और कुछ फॉल्स फ्रूट होते हैं। इसमें मेरे कहने का जो सबसे बड़ा समझाने का मकसद है कि ये डंठल और पुष्पासन ये दोनों फ्लावर के पार्ट नहीं है। इज इट क्लियर? ये दोनों फ्लावर के हिस्से नहीं है, पौधे के हिस्से हैं, फ्लावर के पार्ट नहीं है। फ्लावर के बेसिकली 4 ही हिस्से होते हैं। इन 4 हिस्सों में बाह्य दल पुंज हो जाएगा। इंडिविजुअली अगर हम कहेंगे एक को, तो एक बाह्य दल है और जब इसका समूह होगा तो बाह्य दल पुंज कहा जाएगा, जिसको इंग्लिश में हम कैलिक्स लिखते हैं, कैलिक्स। और जो कि सबसे आउटर पार्ट होता है और ग्रीन कलर का होगा, प्रोटेक्टिव नेचर है, पौधे का बचाव करता है। कुछ में एक्स्ट्रा बाह्य दल भी होते हैं, जैसे आप गुड़हल का फूल देखेंगे तो इस बाह्य दल के अलावा भी एक एडिशनल यहां पर संरचना होती है। तो इसके बाद जो सेकेंड होल है, ये फर्स्ट होल हो गया चक्र। अगर पुष्प की संरचना की बात हम करेंगे, जब फ्लोरल स्ट्रक्चर की बात हम बनाते हैं, संरचना तो कुछ इस तरह का हम बनाते हैं। बायोलॉजी में एक बाहरी, उसके बाद दूसरा चक्र, तीसरा चक्र। जब फ्लोरल फार्मूला लिखते हैं तो ये 4 चक्र होते हैं। ये बात हमको यहाँ नोट करनी होगी। 4 चक्र है। तो पहला चक्र है बाह्य दल पुंज का चक्र। दूसरा, ये दल इंडिविजुअली एक दल है और जब समूह हो जाएगा तो दल पुंज हो जाएगा। और ये है कोरोला, कैलिक्स, कोरोला। ये सेकेंड होल है, इंग्लिश में होल वर्ड है, हिंदी में हम चक्र कहते हैं। अब इन दोनों होल के बारे में समझे। अच्छे, सबसे अच्छी बात क्या है कि ये कोरोला जो है ये सबसे आकर्षक अंग है पुष्प का। सबसे अट्रैक्टिव पार्ट इन लाल हरा तो नहीं का है, बिल्कुल नहीं। लाल, नीला, पीला, गुलाबी, तमाम जो कलरफुल स्ट्रक्चर है फ्लावर का, फूल की संरचना, ये कोरोला की वजह से है, दलपुंज की वजह से है। तो क्या ये दोनों जननांग हैं? नहीं, इन दोनों को सहायक अंग कहा जाता है। अगर द्विलिंगी पुष्प की बात हम करें, कंप्लीट फ्लावर की, मैं फ्लावर को पूरा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, इसेंशियल चीज़ें यहाँ पर होंगी।
तो द्विलिंगी पुष्प में के दो हिस्से हो जाएंगे। पहला हिस्सा होगा सहायक अंग जो है, तो बाह्य दलपुंज और दलपुंज की जो संरचना है, ये दोनों सहायक अंग है पुष्प के, वो प्रजनन की प्रक्रिया में सपोर्ट करते हैं। दूसरा है आवश्यक अंग, इसेंशियल। आवश्यक अंग में क्या आएंगे, तो इसमें जायांग और पुमंग की संरचना आती है। आवश्यक अंग जो है, आवश्यक अंग में हमारे संरचनाएं दो आएंगी, ये जायांग की संरचना और पुमंग की संरचना, या इंग्लिश में इसको गायनोसियम और एंड्रोसियम बोलते हैं। गायनोसियम, that is the female part, एंड्रोसियम ये छूट रहा है इसमें, एंड्रोसियम और गायनोसियम। एंड्रोसियम मेल ऑर्गन हो गया, पुमंग की संरचना मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये होगा थर्ड होल। फर्स्ट होल होगा कैलिक्स, सेकेंड कोरोला, थर्ड एंड्रोसियम, और फोर्थ स्ट्रक्चर, फोर्थ होल या इसको सेंट्रल होल भी बोलते हैं, वो है गायनोसियम। जो पुमंग होगा उसके दो प्रमुख हिस्से हैं, हम देख रहे हैं डायग्राम में, जैसा कि इस पुंकेसर है जो टर्मिनल पार्ट है, या परागकोश, पुंकेसर या इसको परागकोश है ते हैं, दो परागकोश होंगे जो कि तंतु के ऊपर टिके होते हैं। इनकी संख्या अलग अलग पुष्पों में अलग अलग होती है, कुछ में असंख्य होती है, जैसे गुड़हल में देखेंगे तो बहुत सारे हैं, कुछ में 4 है, 5 है, क्रूसीफेरी में। और सेंट्रल यहाँ से जो मेल स्ट्रक्चर है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, परागकण इसी के अंदर बनते हैं, पराग इसी के अंदर बनते हैं, ठीक है, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। और सेंट्रल होल जो जायांग है, गायनोसियम, इसके 3 हिस्से होते हैं। सबसे ऊपरी हिस्सा जो है, जो सीड फॉर द पॉलन ग्रेन्स के लिए होता है, वो है वर्तिकाग्र। सबसे मध्य में होता है पौधों के वर्तिकाग्र होते हैं। वर्तिकाग्र के साथ एक लंबी नलिका नुमा संरचना होती है, जो कि वर्तिका बोली जाती है, इंग्लिश में स्टाइल कह सकते हो, स्टिग्मा एंड स्टाइल। ये टर्मिनल पार्ट है स्टिग्मा, और इसके बाद ये लंबा जो तंतुनुमा संरचना है स्टाइल। सबसे नीचे एक अंडाकार संरचना होती है, जो कि अंडाशय बोली जाती है, जहाँ की फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया, निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ये एक सामान्य संरचना हो गई पुष्प की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेलिंग करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के,
इसके पहले एक चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, सहायक अंग और आवश्यक अंग। पुष्प में सहायक कौन है? तो ये बाह्य दलपुंज और दलपुंज जो कि कैलिक्स और कोरोला है, ये सहायक अंग है। ये किसी भी प्रकार से लैंगिक प्रजनन में भाग नहीं लेते। भाग लेने वाले पार्ट कौन है? एंड्रोसियम और गायनोसियम, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेंगे और इनके बारे में डिटेलिंग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।